टीजीटी मैथ का लेक्चर 2 चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। लेक्चर 1 इसके पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। आपसे कह रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स बताइए। क्या बताइए? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स आपको कैसे बताना है ये आपको कल बताया जा चुका था, यानी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया जा चुका था। नेचर ऑफ द रूट्स बताने का तरीका क्या होता था? उस द्विघात समीकरण का हम निकालते थे विविक्त कर, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाती थी उसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, यानी डी निकालते थे। और डी क्या होता था? डी होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम डी निकाल लेते थे तो डी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? या तो भाई 0 आएगी, या डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, या तो डी की वैल्यू 0 से कम आएगी। फिर पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि इस आधार पे हम तय करते थे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे होंगे। अगर डी 0 आ जाता था तो मूल कैसे होते थे? तो मूल रियल होते थे, यानी वास्तविक होते थे, और इक्वल भी होते थे, यानी समान होते थे। लेकिन अगर डी 0 से बड़ा आ जाता था, यानी कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता था, तो मूल आपके कैसे होते थे? तो मूल रियल तो होते थे लेकिन अनइक्वल होते थे, यानी डिस्टिंक्ट होते थे, यानी वास्तविक तो होते थे पर क्या हो जाते थे? असमान हो जाते थे। यानी डी इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 में क्या फर्क हो गया? वास्तविक दोनों जगह हैं पर यहाँ पर 0 पर समान है, 0 से बड़ा होने पर मूल कैसे हो जाते हैं? असमान हो जाते हैं। और अगर डी 0 से छोटा हो जाता था तो मूल कैसे हो जाते थे? अवास्तविक हो जाते थे, नॉट रियल होते थे। तो आपने कई छोटे छोटे सवालों को हल करके आपने बताया था उसके मूल कैसे होंगे, पर एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीजीटी लेवल पे आपको, तो वो इस तरीके के मिलेंगे जो दिखने में ही आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन कर देंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भैया इसके मूलों की प्रकृति बताओ। तो आपको पता है मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको डी चाहिए। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है भाई, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए आप देखिए बी क्या होता है? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट ये है इतना पूरा, और 4 तो 4 हो जाएगा। ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और सी क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है अचर पद। अब इन सब का जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के गुणा भाग करोगे तो डेफिनेटली आप 3-4 मिनट लगा दोगे। और क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप 3-4 मिनट लगाओ, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में, कुछ तो टीजीटी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आपको समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जिन क्वेश्चंस को हम जितना आसानी से कर पाएँ उतना ही हमारे लिए आसान होगा। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या करिए, आप वेरिएबल्स को कुछ मान लीजिए, जैसे p इक्वल्स टू 1 मान लीजिए, q इक्वल्स टू 2 मान लीजिए, r इक्वल्स टू 3 मान लीजिए। ऐसी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है कि 1 2 3 ही मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्चुअली में मेरी आदत है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। तो p इक्वल्स टू हम 1 रखेंगे और q इक्वल्स टू 2 रखेंगे प्लस r इक्वल्स टू 3 रखेंगे क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बनने वाला है, q की जगह 2, r की जगह 3, p की जगह 1, और जो बाकी है वो ऐसे रखेंगे, r की जगह 3, p की जगह 1, q की जगह 2 और इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए 2 3 5 ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 3 1 4 2 8, 8x प्लस 2 1 3 3 9 बराबर 0। ये आपको एक छोटा सा द्विघात समीकरण मिल गया। अब आप क्या इसका d नहीं निकाल सकते हो? बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप इसका d क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b होता है x का कोफिशिएंट, क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 लिख दो। a क्या है? a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5, और c क्या है? यहाँ पर देखिए c है आपका 9, जो अचर पद होता है वो c होता है। अब आप देखिए ये हो गया 64 माइनस 4 पंचे 20 9 180, और 64 में 180 आप घटाओगे तो आपका बचेगा, घटाइए, माइनस का 116, ठीक है। यानी d की वैल्यू जो आपको मिली वो क्या मिली? माइनस का 116 मिली। अब ये बताइए जब d आप निकाल लोगे तो आपको क्या करना है? तब आपको ये देखना है कि d क्या है, d 0 है, 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। आप जब माइनस 116 देखते हो तो आप जानते हो कि माइनस 116 0 से कम है। इसका मतलब आपको जो d की वैल्यू मिली वो d की वैल्यू क्या मिली? लेस देन 0 मिली। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 मिली तो आप किस कंडीशन में यहाँ पर आ जाओगे? यानी d का मान जब 0 से कम हो, और जब d का मान 0 से कम होता है तो आपको उस इक्वेशन के रूट से यानी मूल कैसे मिलते हैं? आपको अवास्तविक मिलते हैं। हो सकता है उसको काल्पनिक कह दें, बात एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के, या इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉट रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेंगे। तो अब आसानी से आप बता सकते थे इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको इस तरीके से कर लेना चाहिए। देखिए जब आप
एक बच्चे को पढ़ा रहे होगे, हाई स्कूल के बच्चे को, तो आप ये प्रक्रिया नहीं अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप खुद एक एग्ज़ाम दे रहे हो और जहाँ पर आपको सही आंसर तक पहुँचना है, प्रक्रिया मायने नहीं रखती, आपको आंसर मायने रखता है कि आपका सही हो, तो आप इस तरीके से करके क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके के और भी कई क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये एक्चुअली मैंने होमवर्क में दिया था आपको, और शायद आपने कर भी लिया हो, और अगर आपने नहीं किया तो आप इसे समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात बात में इतना मैं आपको बता देता हूँ, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मूल क्या होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण उसको जब हम हल करते हैं तो उसके दो मान मिलते हैं, और उन्हीं को हम मूल बोलते हैं, उन्हीं को हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहे हैं के किस मान के लिए, किस मान के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समान होंगे। ठीक है भैया, समान कहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, समान हो सकते हैं जब d का मान 0 हो। देखो, वास्तविक और समान, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्वेश्चन है आपका, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ, एक आध कर दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका 3x² + 2kx + 27 = 0। कह रहे हैं कि ये जो k है ना, इसका ऐसा मान यहाँ पर रख दो कि जो समीकरण हमारा बने वो क्या हो, उसके जब मूल निकले तो वो बराबर निकले। तो भैया हम मान लेते हैं कि k का जो भी मान होगा वो हम निकालने वाले हैं। और कैसे निकालेंगे? देखिए, शर्त क्या है, मूल बराबर तभी होंगे आपके जब क्या होगा, d 0 होगा। तो जब d 0 होगा तो d को 0 के बराबर कर दो। d क्या होता है, b² - 4ac, 4ac 0 हो जाएगा। b क्या होता है, x का गुणांक होता है, यानी 2k का स्क्वायर - 4 इंटू a क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद, बराबर 0। ये हो गया 4k², ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 27। अब देखिए 4 इधर जाके नीचे इस 4 को काट देगा तो आपका बचा k² = 27 × 81। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 81 का रूट निकालोगे +-9। इसका मतलब इस समीकरण में चाहे हम +9 रख दें चाहे -9 रख दें, देखिए +9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² + 18x और 18x + 27, और अगर माइनस रख दोगे 9 तो ये हो जाएगा 3x² - 18x + 27। दोनों ही कंडीशन पर इनके अगर आप मूल निकालोगे, यानी इनको हल करोगे, दोनों ही मूल कैसे आएंगे, एक जैसे आएंगे, समान आएंगे। फिलहाल आप ये क्वेश्चन समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कह रहे हैं कि 3k + 1 × x² + 2k + 1 × x + 1 = 0। सेम क्वेश्चन कह रहे हैं k का कौन सा ऐसा मान रखें हम इस समीकरण में कि ये जो दिया गया हमारा समीकरण है वो क्या हो जाए, उसके जब मूल निकले तो वो वास्तविक निकले और समान निकले। तो वास्तविक और समान मूल कब होते हैं, जब उस समीकरण का विविक्त कर क्या होता है, 0 होता है। अगर हमें इसके मूल वास्तविक और समान निकालने हैं, समान एक्चुअली मतलब बराबर निकालने हैं, इक्वल निकालने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका d 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसका d जब 0 के बराबर करेंगे तो d = 0 का मतलब वही होता है कि आप b² - 4ac = 0 करेंगे। और b क्या होता है, b होता है जो x के साथ गुणा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट में k + 1 है ना, इसका स्क्वायर -4, a क्या है जो x² के साथ गुणा में लिखा हुआ है, क्या है 3k + 1, और c क्या है, c 1 है, = 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, k + 1 का होल स्क्वायर जब आप खोलोगे तो k² + 2k + 1, a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिएगा, -4 का गुणा करोगे तो 12k - 4, 1 का गुणा करने पर कुछ होना नहीं। अब ये देखिए हो गया 4k² + 8k और +4 -12k -4 = 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 8k में 12k जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 4k बचेगा। 4k² - 4k
इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ से आपका 4k कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप 4k इक्वल्स टू 0 कर दोगे और एक बार k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दोगे तो k इक्वल्स टू 0 आया और k इक्वल्स टू 1 आया। यानी k के आपको दो मान मिल गए, कौन कौन से, 0 और 1। अगर k की जगह यहाँ 0 रख दोगे तो भी जो समीकरण मिलेगा उसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे। और अगर इस दिए गए द्विघात समीकरण में हम k की जगह 1 भी रख दें तो भी इस समीकरण के मूल कैसे निकलेंगे, समान निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसी तरीके के हैं जो आप खुद करेंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो भी देख लेना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, खुद करना है आपको। क्वेश्चन क्या है, kx और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 2√5, ठीक है, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आंसर जो आएगा k की वैल्यू 2 आएगी। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए, ये क्वेश्चन है 2k प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7k प्लस 2 इंटू एक्स और प्लस 7k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर एक 4 आएगा और एक -4/7 आएगा। इसे आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपसे नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक हो रही है या नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आपने करने की कोशिश की और आपको नहीं आया। देखिए यहाँ पर हम और आप जुड़े हैं, आप मत मानिए कि मैं आपका टीचर हूँ। बस आप ये मान लीजिए कि अगर किसी जगह आप 10 हैं तो मैं 10.5 हूँ, और वो जो आधे का गैप है कम से कम वो तो मैं आपका पूरा कर ही सकता हूँ, है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगे रहना है, वो भी लगन से और वो भी लगातार। यानी लगे रहो लगन से लगातार, तभी आप लग जाओगे उस पार, यानी बेरोजगारी से रोजगार वाली कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, और अगर आप करके कमेंट में बता रहे हैं कि आपका हो गया या नहीं हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ आप उसे कम से कम देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया था, इक्वल, केवल हमने कहा था बराबर हूँ। अब कह रहे हैं कि p के किस मान के लिए, यहाँ k की जगह p कर दिया, p के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना, दिए गए द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे, मूल कैसे हों, मूल वास्तविक हों, याद रखिएगा, रियल कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में p की ऐसी वैल्यू आप निकालिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे, द्विघात समीकरण के जो मूल निकलेंगे वो वास्तविक हों। अब देखिए वास्तविक कहाँ पर होते हैं, देखिए जब d 0 है तब भी मूल क्या है, वास्तविक है, और जब d 0 से बड़ा है तब भी मूल क्या है, वास्तविक है। उसने समान और असमान तो क्वेश्चन में कहा नहीं, उसने केवल वास्तविक कहा है, रियल कहा है। तो अब आप देखिए मूल तभी वास्तविक होंगे जब या तो d 0 से बड़ा हो या d 0 के बराबर हो, तभी तो मूल आपके वास्तविक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आपने क्या कर दिया कि d या तो बड़ा हो या बराबर हो किसके, 0 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है। अब d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac है तो बड़ा हो या बराबर हो 0 के। b की वैल्यू देखिए क्या है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, यानी p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ग्रेटर आर इक्वल 0। अब आप देखिए ये क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 चौको 64, ग्रेटर आर इक्वल 0। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा p स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल 64। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर आर इक्वल प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। ये आपकी p की वैल्यू आई। लेकिन क्या आप इस p की वैल्यू को एज इट इज़ आंसर मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें ट्रैप है, आपको समझना पड़ेगा।
देखिए कई बार आंसर आपको इस तरीके से देंगे नहीं, वो आंसर आपको कुछ दूसरी तरीके से देंगे, और वो किस तरीके से देंगे उसको ज़रा समझ लीजिए। वो फैक्टर कुछ यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा p प्लस आपका 8 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा p माइनस 8 ग्रेटर आर इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से p की दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक 8 मिलेगी और एक -8 मिलेगी, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करिए, अभी समझ में आ जाएगा ये सब हम क्यों कर रहे हैं। नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं 0 होगा, +8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा, -8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। अब आपको देखिए करना क्या होता है, अल्टरनेट प्लस से शुरू करेंगे और जो भी मान आए प्लस से शुरू हुए, नीचे गए और फिर दूसरे मान के पास चले गए। अब तीसरा होता तो फिर ऐसे आगे जाते, है ना। अब आप देखिए ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये प्लस, फिर नीचे जाएंगे तो माइनस, और ऐसे चलता रहेगा। फिलहाल आपको दो मान मिले इसलिए यही बनेगा। अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा कि सर आप ये सब क्या बता रहे हो, तो आप ज़रा ध्यान से देखो। आप क्या चाह रहे हो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, यहाँ जहाँ लास्ट में निकली हैं, बिल्कुल फैक्टर हुए हैं, वो आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ रहा है, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0 से बड़ा, है ना। 0 से बड़ा या 0 आना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। 0 से बड़ा या 0 आए इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हो। और अब आप देखिए ज़रा ध्यान से कि कहाँ कहाँ पर प्लस हो सकता है। देखिए यहाँ प्लस है और आपका यहाँ प्लस है, इसका मतलब हमें ये एरिया नहीं लेना है, इसका मतलब हमें ये एरिया नहीं लेना है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारा आंसर कुछ हमको इस तरीके से मिलेगा, निकाला तो हमने ये था, लेकिन हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा या तो p की वैल्यू क्या हो, p की वैल्यू 8 से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, ये वाला रेंज तो वही है ना, और या फिर p की वैल्यू क्या हो, -8 से क्या हो, ये वाला एरिया कहाँ मिलेगा। आप देखिए जब आप यहाँ पे आओगे तो -8 के बाद होगा -9 -10, ऐसे तो चलेगा ना। तो या फिर p की वैल्यू -8 से बराबर हो या उससे कम हो, यानी आप p के कौन कौन से मान रख सकते हो, आप p के मान रख सकते हो 8 या उससे ज़्यादा वाले या -8 और उससे कम वाले। तब इस समीकरण के मूल आपको क्या मिलेंगे, वास्तविक मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ये चीज़ आपको कम समझ आई। ये चीज़ इसलिए भी कम समझ में आई, एक असमिका का एक अलग चैप्टर होता है, जब वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ये चीज़ें जिसको पहले से आती हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। दूसरे टॉपिक पे मैं जाना नहीं चाहता, चूँकि द्विघात समीकरण में हूँ इसलिए मैं वहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर आपको दूँगा कि आप उसको करें और बताएं कि उसका आपका आंसर क्या मिल रहा है। क्वेश्चन है आपका x² - kx + 9 = 0। चलिए मैं कर ही देता हूँ। अब कह रहे हैं कि मूल वास्तविक हो। मूल वास्तविक कब कब होंगे, जब d 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, बड़ा है या 0 के बराबर है। b क्या है, b है -k, देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है -4। a क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और c क्या है, 9 ग्रेटर आर इक्वल 0। ये हो गया b² यानी -k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k² है ना, और ये हो जाएगा -36 ग्रेटर आर इक्वल 0। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 36 को 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक बार k + 6 और एक बार हो जाएगा k - 6 ग्रेटर आर इक्वल 0। और बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप आंसर निकाल दोगे जैसा आपने इसको निकाला था। देखिए k + 6 और k - 6 ग्रेटर आर इक्वल 0 हैं। यहाँ पर k की दो वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, एक 6 और एक -6। आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर कहीं 6 हो जाएगा, यहाँ पर कहीं -6 हो जाएगा, और अब आप क्या करेंगे, प्लस से माइनस की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करा आपने चलना, यहाँ से ऐसे, फिर नीचे गए, फिर ऐसे आए, फिर जो दूसरा मान है वहाँ तक गए और फिर ऊपर आ गए, इस तरीके से आप आए। इसको हम प्लस बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, और आगे होंगे तो और प्लस माइनस चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो आपको नहीं मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब आप देखिए ज़रा, अब आपको लेने कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणा 0 से ज़्यादा आ रहा है या 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब आपको कौन सी वैल्यू ले लेनी है,
6 ले सकते हो क्योंकि इक्वल भी लगा है ना, और 6 से ज़्यादा भी ले सकते हो। इधर आप क्या ले सकते हो, -6 ले सकते हो, और इसके इधर को क्या होगा, -7 होगा, -8 होगा, -9 होगा, यानी -6 या उससे कम की वैल्यू ले सकते हो। तो आपका के का मान क्या मिला, या तो आपको 6 मिला या 6 से ज़्यादा मिला। दूसरा क्या मिला, के का मान या तो -6 मिला या उससे कम। देखिए जब इधर आओगे तो कम होगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा ये माइनस में चलने पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आपको ये 2 वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। पर एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क होना ही चाहिए, तो एक क्वेश्चन ज़रूर नोट करिए, वो मैं कल आपको ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा प्लस माइनस करने में। तो क्वेश्चन है x² -4x + k² -3k = 0। और यहाँ कह रहे हैं के कौन से मान ऐसे रख दें हम कि इसके जो मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो भैया आप क्या करोगे, d = > 0 करोगे। d होता है b² - 4ac, और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -4, a की वैल्यू होगी 1, कुछ नहीं तो, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और आप इसको हल करोगे, हल करने के बाद आप के मान बता दोगे। और वैसे ये क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा ही दूंगा, फिर भी आप देखिए आपको जो है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब हम आगे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखते हैं। कह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे लिखा होगा 6 + 6 + 6 + 6 और प्लस अप टू / अनंत तक चले जाइए, इस तरीके से आपको मिलेगा। और आपको कहेंगे इसे हल करिए, इसका मान बताइए। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, पर चूँकि हम लोग टीचर हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको उसी तरीके से हल करना सीख लेना चाहिए। देखिए हम क्या करें, इस पूरे क्वेश्चन को x के बराबर मान लें। अब आप सोचिए अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, और जब वर्ग करेंगे तो ऊपर वाला रूट हट जाएगा ना, ऊपर वाला रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 6 प्लस, बाकी तो रूट लगे ही रहेंगे 6, भाई एक ही रूट तो हटेगा ऊपर वाला, प्लस फिर वही 6 प्लस फिर वही 6 प्लस अप टू / कहाँ तक, अनंत तक। अब आप देखिए फिर से ये जो वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू है, ये वही तो है x बराबर, वही तो लिखा है ना ये। तो अब क्या इसकी जगह फिर से x नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा x² = 6 + x, इधर ले आइए तो हो जाएगा x² - x - 6 = 0। अब आप फैक्टर कर लीजिए, है ना, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² - 3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 3, और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 = 0। तो आपका हो जाएगा x + 2 और x - 3, तो यहाँ से =0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई 3, और एक क्या आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। अब आप सोचिए, आप कहीं माइनस का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर भी माइनस का प्रयोग तो आप कर नहीं रहे हैं, और जब कहीं पर माइनस का प्रयोग कर नहीं रहे तो आप हर जगह जोड़ ही रहे हैं, तो जोड़ने पर जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की ही तो आएगी, माइनस की तो आ नहीं सकती। और हमारा यहाँ x का मान 1 मिल रहा है, माइनस का 2, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग कौन सा लेंगे, 3 ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि भैया जब हर जगह जोड़ रहे हैं तो फिर ये माइनस का आ ही नहीं सकता है, इसलिए हम लोग इस मान को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप खुद क्वेश्चन करिए, मान लीजिए इसकी जगह 6 की जगह आपका 12 होता है ना, या मान लीजिए 42 होता, ठीक है, तो आप कैसे करते, ये आप खुद से क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, ये आप खुद से क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अब इसका एक तरीका भी होता है, इसका तरीका क्या बताया जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है तो कहेंगे इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर कर लो 2, और वो दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 का 3 दूनी 6, यानी दोनों के बीच में अंतर क्या हो, सिर्फ 1 का हो, अंतर क्या हो, सिर्फ 1 का हो, तो जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वही आंसर होता है। ये एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन फिर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना आना चाहिए था। अब जैसे 42 है तो 42 को आप 7 × 6 करोगे, 7×42, बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वही इसका क्या होगा, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए चलिए कुछ चीज़ें करते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप c बराबर 0 कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ये पहली कंडीशन निकाल रहे हैं, आपको मिलेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। तो क्या होगा, यहाँ पर जो दो मूल निकलेंगे वो एक पॉजिटिव मूल होगा और एक आपका मूल कैसा होगा, एक आपका मूल जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सपोज मान लीजिए कहीं पर हम लोगों ने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0 है, इसी तरीके की तो इक्वेशन है, सी वाला टर्म गायब है। अब आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, एक बार x बराबर 0 और एक बार x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया -4 और यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी द्विघात समीकरण में कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी ये टर्म गायब है, यानी ये शून्य है, तो इसके जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, यानी कोई भी दो मूल होंगे जब आप हल करोगे तो कम से कम एक मूल जरूर शून्य होगा। क्या होगा, एक मूल, एक रूट जो होगा यानी मूल जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। आपको मैंने एग्जाम्पल के सहित बता दिया। बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर क्या सीखा, यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर c 0 कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने पर जो दो रूट निकलेंगे उसमें एक 100% शून्य होगा ही होगा। अब मान लीजिए एक बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और वहाँ पर c वाला टर्म गायब है, c वाला टर्म क्या है, नहीं है, बराबर 0। काफ़ी बड़ी सी इक्वेशन है, देखने में डर लग रहा है आपको, और अब आपसे कह रहे हैं इसके जो है मूल होंगे। अब 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपने कोई एक ऑप्शन पकड़ा जहाँ पर एक मूल शून्य है, दूसरा मूल कुछ है, बाकी किसी में कोई मूल शून्य नहीं है। तो आप जान गए कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भैया कम से कम एक मूल तो उसका शून्य होगा ही होगा। इसका मतलब इसका यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन है आपकी, अगर हम लोग b को 0 कर दें। अब अगर हमारा b 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा बनेगा। सपोज मान लीजिए कि हमारी कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर अब हमने ये जो b वाला टर्म है इसको 0 कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। भाई जब b 0 कर दोगे तो बीच वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -5 और प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसकी जगह 5 की जगह आपका यहाँ पर ऐसे लिखा होता -9, तो यहाँ पर भी क्या होता, -9 होता है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ जाके क्या हो जाता, +9 हो जाता, और जब +9 रूट से बाहर आता तो आपका क्या हो जाता, +-3 हो जाता कि नहीं हो जाता। इसका मतलब अगर आपका b 0 हो जाए, अगर आपका b क्या है 0 हो जाएगा, तो आपको जो दो रूट मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे, मात्रा में तो समान होंगे, परिमाण में तो समान होंगे, लेकिन चिन्ह में क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी होंगे दोनों एक जैसे ही, लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो दो चीज़ें आपने सीखी, अगर c 0 तो आपको क्या मिलेगा, c 0 होने पर जो दोनों मान मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा में, तो कम से कम चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो, कोई ना कोई एक 0 होगा। और आपने दूसरा सीखा, अगर b 0 कर देंगे हम
ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमें जो दोनों रूट मिलेंगे वो दोनों होंगे इक्वल, बस साइन उनके अपोजिट होंगे। ये चीज़ आप जान गए। अब आप कहोगे सर a 0 कर दें तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, क्योंकि फिर पावर 1 बचेगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, इसलिए a को 0 करके हम लोग नहीं देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसे आपको नोट करना चाहिए और जिस पर सवाल बनता ही बनता है ना, वो चीज़ हम लोग अब सीखने जा रहे हैं और बहुत ही सावधानी से आप इसे समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है आपको ax² + bx + c बराबर 0। सपोज मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c बराबर 0, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा बन रहा हो a + b + c बराबर 0, तो इसके जो मूल होंगे अल्फ़ा और जो बीटा, यानी इसको हल करने पर जो दो मूल मिलेंगे वो क्या होंगे, एक पहला तो 1 होगा और दूसरा c/a होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा c/a होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई क्वेश्चन लिया x² - 5x + 4 = 0। अब आप देखिए ज़रा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है -5, और ये तो 4 है ही है। तो a की जगह हो गया 1, b की जगह हो गया -5 और c की जगह हो गया 4। अब आप देखिए ज़रा, a की जगह 1 है, b की जगह -5, c की जगह 4 है। आप देख रहे हो a + b + c क्या हो रहा है, 1 - 5 + 4, ये 0 हो रहा है ना, और ये 0 हो रहा है। तो अब आपको इसे हल करके इसके रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर दो, सीधे बता दो, एक रूट तो 1 होगा ही होगा और दूसरा क्या होगा, c/a होगा। c की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू क्या है 1, 4/1 क्या आएगा 4। 1 और 4 दो रूट आएंगे। चाहिए तो आप इसे हल कर लीजिए। देखिए x² -5x था +4 था, तो -4x - x + 4 फैक्टर जब करोगे, x कॉमन तो x - 4, -1 कॉमन तो x -4। अब आप देखिए, एक ब्रैकेट में x - 1, एक ब्रैकेट में x - 4 और बराबर 0 तो चल ही रहा था। तो अब देखिए नहीं आ गया क्या, x = 1 और x = 4। आप कहोगे सर जब ये इतना आसानी से हम गुणनखंड कर सकते हैं तो इतना a + b + c और ये दुनियादारी क्यों याद रखें। तो आप याद रखो, क्यों याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्या TGT में ये सवाल थोड़ी आपसे पूछेंगे। TGT में तो आपसे क्या पूछेंगे, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, TGT में आपसे पूछेंगे, कहेंगे इसके मूल बताइए। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, नोट करिए, जैसे दे दिया m - n × x² + n - k × x + k - m = 0। आप कहेंगे इसके मूल बताइए। मूल बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको हल करोगे, गुणनखंड विधि से हल करो, चाहे श्रीधराचार्य विधि से हल करो, और करते रह जाओगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा माइंड लगा लिया, आप देखोगे भैया ये a है x² का गुणांक, ये b है x का गुणांक, और ये अचर पद c है। और आप देख रहे हो कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, यानी a देखिए ये है, ये a है, और ये क्या है b है, और ये क्या है c है, इन सबको अगर आप जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा m - n + n - k और प्लस k - m। तो क्या मिल रहा है, m से m कटा, n से n कटा, k से k कटा, क्या मिल गया 0 मिल गया। तो अब आप आसानी से कह सकते हो भैया इसका पहला मूल जो होगा वो 1 होगा और दूसरा मूल जो होगा वो क्या होगा, वो c/a होगा। और c क्या है, c है k - m और a क्या है m - n। बताइए इतना आसानी से आपने इसके दोनों मूल निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। कभी भी आपको सवाल दिया गया हो, ये बड़ा सा सवाल ऐसे दे दें और कह दें भैया इसको हल करके इसके मूल बताओ, और आपको अगर टिक भी मारना है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोसेस से मतलब नहीं है, तो आप तुरंत देखिए कहीं ना कहीं उसने कुछ ट्रिक छुपा रखी होगी, है ना। वो आपसे बैल की तरीके मेहनत नहीं करवाना चाहता भैया, वो आपको टीचर बनाने जा रहा है ना। तो फिर वो ये चेक करना चाहता है कि आपका मेंटल लेवल कितना है, आप क्वेश्चन को देखकर उसके बारे में कितना सोच पा रहे हो। अब सामान्यतः लोग क्या करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करने लगेंगे, या तो कहेंगे चलो देखा जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना था, कोफिशिएंट्स को ऐड करिए, ऐड करने पर 0 आ रहा है तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए पहला मूल 1 है और दूसरा अचर पद बटे x² का गुणांक यानी a, c/a, जो भी हो वो कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन करिए, या आप करिएगा घर से बाद में होमवर्क। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे लिखा हुआ है a b - c x² + b c - a × x + c a - b = 0। अब आपसे कह रहे हैं इसके दोनों मूल ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करते रह जाओ, चाहे श्रीधराचार्य से चाहे नॉर्मल।
गुणनखंड से, लेकिन आप कर तो पाओगे लेकिन वो इतना टफ हो जाएगा कि शायद 5-6 मिनट खा जाएगा। और ये तो भाई 120 मिनट में 125 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ये प्रक्रिया आप नहीं अप्लाई कर सकते बड़े क्वेश्चंस में। तो आप सोचोगे कुछ तो है इसमें, कुछ छुपा हुआ है। तो आप देखिए जरा a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, ये क्या है a b माइनस सी। जरा इसको सॉल्व कर दीजिए तो a b माइनस क्या हो गया, a c हो गया। ठीक है, अब अगर आप b देखिए, b होता है x का गुणांक, क्या है b c माइनस a, है ना, तो ये हो जाएगा b c माइनस ए बी। और आप c देखिए, c क्या था, कैपिटल C ले लेते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ स्मॉल a b c लिखे हुए हैं, तो c क्या था, स्मॉल c a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा c इंटू ए, ए सी, सी ए भी लिख सकते हैं लेकिन चूंकि हमने ए सी यूज़ किया तो फिर ए सी लिखेंगे, और माइनस बी सी। अब आप देखिए जरा a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, सबको जोड़ोगे तो इस ए बी प्लस से इस माइनस ए बी को काट दोगे, माइनस ए सी को प्लस ए सी से काट दोगे, प्लस बी सी को माइनस बी सी से काट दोगे, जोड़ने पर आपको क्या मिला, 0 मिला। और जैसे ही a प्लस बी प्लस सी आपको 0 मिल गया तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके जो रूट होंगे उनमें से पहला रूट तो 1 हो जाएगा, पहला रूट तो क्या हो जाएगा 1, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा c बाई ए। और यहाँ पर c की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी अपॉन a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a इंटू बी माइनस सी। क्या नहीं बता सकते थे आप इसके कोफिशिएंट्स, सॉरी मूल रूट, आसानी से हो गए ना, विद इन 30 सेकंड हो गए। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखने की हिम्मत जुटा पाए हो, जो लोग देख रहे होंगे वो समझ लीजिए वास्तविकता में वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ लोगों की आदत होती है वीडियो खोला 1-2 मिनट देखा फिर चले गए इधर उधर, और वो भटकते रहते हैं, 50 ग्रुप में ऐड होंगे, 50 जगह भैया हमको कोई नोट्स बता दो, कोई ये बता दो। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक टीचर चुनना पड़ेगा। फिर वो ज़रूरी नहीं आप मुझे चुनो, किसी को भी चुनो ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लासेस आजकल चल भी नहीं रही होंगी, और उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको चीज़ें एक एक करके उसे वॉच करनी पड़ेंगी, सही से कॉपी पेन का यूज़ करके आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो लिखना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम हॉल में जो है दिमाग चलेगा। तो ठीक है, अब देखिए अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके गुणांकों का योगफल अगर 0 है तो आप कह सकते हो उसका एक मूल तो 1 हो जाता है पहला मूल, और दूसरा मूल क्या हो जाता है c बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और आसानी से आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसे आप मिस नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सपोज मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।